दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय काव्य रसिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रणव तिवारी चेन्नई तमिलनाडु से मौजूद हैं, एक श्रेष्ठ कलमकार हैं और आज आपका साक्षात्कार प्रस्तावित है। तिवारी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय काव्य रसिक मंच के इस पटल पर। धन्यवाद भैया। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस बड़े मंच पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उल्टी गंगा बह रही हो। एक श्रेष्ठ कलमकार एक छोटे कलमकार का साक्षात्कार ले रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। आपका स्वागत करता हूँ और प्रश्नों की श्रृंखला मैं आरंभ करूँ, इसके जी पूर्व मैं इस पटल से जुड़े हुए समस्त कलाकारों को धन्यवाद देता हूँ। समय-समय पर जो इससे जुड़ करके इस काव्य रसिक मंच पर, राष्ट्रीय काव्य रसिक मंच पर आकर अपना योगदान देते रहते हैं, अपना समय देते रहते हैं, अपनी ऊर्जावान प्रतिक्रिया देते रहते हैं। मैं सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ में प्रणव तिवारी जी चेन्नई तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, एक श्रेष्ठ कलमकार हैं। आज आपका साक्षात्कार होना है और साक्षात्कार के लिए तिवारी जी आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। तो मैं मैं तैयार। कुछ सवाल आपसे करता हूँ। जी तिवारी जी, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं? आप साहित्य के क्षेत्र में कैसे आए? जी, सबसे पहले तो मैं इस मंच को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय राम कुमार रसिक जी, आपको पुनः प्रणाम। और इस मंच से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सबों का आभारी हूँ। जो आपका प्रश्न है कि मैं क्या करता हूँ, वर्तमान में मैं रेलवे में, दक्षिण रेलवे में सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और 2009 से मैं तमिलनाडु में हूँ। 2009 में मेरी नियुक्ति हुई थी, तब से मैं तमिलनाडु में हूँ और 4 वर्ष मैंने जोलारपेट में बिताया। बाद में मैं इसकी राजधानी चेन्नई में भी रह रहा हूँ फिलहाल। जो आपका दूसरा प्रश्न है सर कि मैं इस साहित्यिक क्षेत्र में कैसे आया, तो इसका बहुत स्पष्ट कारण तो मेरे पास नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी साहित्यिक पृष्ठभूमि से नहीं आता हूँ। मेरे परिवार में कोई भी पहले से इससे नहीं जुड़े हुए थे, तो कोई बहुत बड़ा वैसा मेरा जान-पहचान नहीं है इस क्षेत्र में। संयोग ऐसा हुआ कि तमिलनाडु आने के बाद तो चूँकि ये थोड़ा गैर हिंदी भाषी क्षेत्र होने के कारण अकेलापन तो महसूस होने लगा। हालाँकि मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कि लगातार सहयोग उनका प्राप्त होते रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी कठिनाई और थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए साहित्य मुझे एक अच्छा साधन ऐसा मुझे लगा कि अगर मैं साहित्य क्या में बात थोड़ा है! समय बिताऊँ, बहुत अच्छे। तो मेरा समय कटेगा। बस इसे समय काटने के उद्देश्य से 2 दिन का सफ़र होता था जब यहाँ से घर को जाता था और घर से लौटते समय 2 दिन का सफ़र। तो उस सफ़र में अकेले रहने में क्या कर सकता हूँ? तो मेरी आदत हो गई कि मैं जब भी घर से आता था तो 1-2 साहित्यिक पुस्तक जो कि रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे उपलब्ध जो भी उपलब्ध उस समय, उसको मैं खरीद लेता था और उसे पढ़ते हुए चेन्नई तक आ जाता था या चेन्नई से जाते समय इसी प्रक्रिया को। तो धीरे-धीरे मेरे पास कुछ उपन्यासों का संकलन हो गया। उस समय तक मैं केवल उपन्यास पढ़ा करता था। कविता के प्रति विशेष कोई वैसा लगाव नहीं था। फिर संयोग ऐसा बना कि कुछ खास घटनाओं को मैं लिखने लगा। उसके बारे में डायरी में लिखने की आदत मुझे थी, पहले भी थी, कम, बाद में उस शौक को मैंने थोड़ा बढ़ाया और कुछ खास घटनाओं का ज़िक्र करना अच्छा लगता था क्योंकि बाद में उसे पढ़ करके बड़ा रोमांच होता था। तो ऐसा लिखते फिर एक बार मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं कुछ ऐसा लिखूं जो कि अ, कविता के रूप में हो। मैंने प्रयास किया, 1-2 प्रयास तो शुरुआती नहीं सफल हुआ, पर धीरे-धीरे एक घटना का ज़िक्र मैंने किया उस कविता में और वो मेरी पहली कविता बनी। तो इस तरह से जो है चलिए मैं इस क्षेत्र। तिवारी जी मैं पहले तो अपने इसमें एक ऐसे कलमकार जुड़े हैं जिनको मैं धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकता। जी, जी। वो है हमारे बीच में मिस्टर शिवनाथ जी और जी। बीके पाठक साहब। ये दोनों ऐसे श्रेष्ठ कलमकार हैं जो मेरे इस मंच में इस श्रृंखला की जान है। ये कहीं भी रहें पर इनकी एक खूबी है
ऐसे मौके पर पटल पर जरूर पधारते हैं। मैं पाठक जी आपको और शिवनाथ सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप दोनों लोगों के बहुत प्यारे कमेंट भी प्राप्त हो रहे हैं और निरंतरता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तिवारी मैं भी जी मैं ये उन्हें जानना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ दोनों को। तिवारी जी मैं ये जी। जानना चाहता हूँ कि आप कब से रचनाएं लिखते हैं? आ, कविताएं मैं तकरीबन 5 साल से लिख रहा हूँ। जी। तकरीबन 5 साल से। जी। इन 5 वर्षों में आपने बहुत कुछ लिखा होगा। जी हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस विधा में गीत लिखते हैं? किस विधा में लिखते हैं? जैसे गीत, गज़ल, मुक्तक, छंद आदि क्या लिखते हैं? जी, जब मैंने लेखन प्रारंभ किया, तो मैं तुकांत कविताएँ लिखा करता था। क्योंकि उस तुकांत? समय तुकांत कविताएँ वो गीत के शक्ल में नहीं थी, तो केवल तुकांत कविताएँ तुक बनाता था। प्रयास करता था कि तुक से तुक मिले और कुछ बात आगे बढ़े। तो शुरुआती कविताएँ वैसी ही थी। क्या धीरे, बात! धीरे, 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 धीरे थोड़ा प्रयास करने पे अब मैं गीत लिखता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी लिखूँ वो गीत के शक्ल में हो। क्या बात! मैं चाहूँगा कि अगर आपको पहली रचना आपकी याद हो कि कौन-सी रचना लिखी है या ना पहली याद हो तो उसी के आस-पास की रचना जो तुकांत रचना हो या अतुकांत हो, पहली रचना जी। थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि वो क्या है? अगर याद हो तो सुनाएँ। जी हाँ, पहली रचना तो स्वाभाविक रूप से याद है, तो मैं आपको सुनाऊँगा। इसका विषय थोड़ा मेरे उम्र सीमा से ऊपर जाकर है। उम्र सीमा से ऊपर जाकर कहने का अर्थ है कि इसका शीर्षक है बुजुर्गों के लिए नहीं कब्रा मकान में। और मैं बड़े ईमानदारी के साथ स्वीकार करूँगा कि इस कविता का जो शीर्षक है बुजुर्गों के लिए नहीं कमरा मकान में, ये मेरी खुद की पंक्ति नहीं है। ये शीर्षक मैंने कहीं सुना और सुनने के बाद मैंने उसे आगे बढ़ाया। छोटा सा वाकया इससे जुड़ा हुआ मैं बता दूं। एक परिचित बुजुर्ग थे और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। स्थिति अच्छी नहीं कहने का अर्थ यह है कि उनके और उनके पुत्र के बीच में कुछ मतभेद था, जो कि सार्वजनिक हो चुका था और ये अच्छी बात नहीं थी। और चूंकि वो सार्वजनिक हो चुका था तो सभी लोग उसके बारे में जानने लगे थे, मैं भी जानता था। बाद में उनके ही मुख से मैंने ऐसा सुना, वो एक शायद कविता भी लिखते थे या उनकी खुद की रचना ना भी रही हो, तो वो कहते थे, बड़े दर्द के साथ वो सुनाते थे कि बिछने लगे हैं बिस्तर दलान में, बुजुर्गों के लिए नहीं कमरा मकान में। हाय, हाय! अब ये पंक्ति कहीं न कहीं अंदर तक चुभ गया। कहीं न कहीं इसने मुझे घायल किया और उनकी मृत्यु के बाद मैंने कई लोगों से जो उनके जानकार थे, उनसे यह जानने का प्रयास किया कि क्या इसके आगे की कविता किसी को याद है या उन्होंने इसका कहीं संकलन करके रखा था, पर दुर्भाग्य से ऐसा मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो जब मैं कविता लिखने का मैंने विचार किया, तो अनायास ही मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं उसी कविता को पूरा किया जाए। तो उस कविता को पूरा करने के क्रम में मैंने उन्हीं के जीवन पर आधारित यह कविता लिख दी। जो कहानी स्वागत मैं है। उनके बारे में जानता था, जितना मैं जानता था, पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जो फैक्ट मैं जान रहा था, उसी को जोड़ करके मैंने ये कविता लिखी। नायक वह स्वयं है, क्या वह बुजुर्ग स्वयं है और वह अपने ही मुख से कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे माध्यम से। आप सुने, स्वागत अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं। स्वागत है, इसका स्वागत है। जी, बिछने लगे हैं बिस्तर दलान में, बिछने लगे हैं बिस्तर दलान में, बुजुर्गों के लिए नहीं कमरा मकान में। यह इसकी 1 मूल मिनट पंक्ति है। 1 मिनट 1 मिनट विराम लेना चाहूँगा। हमारे कुछ श्रोतागण, हमारे कुछ दर्शक जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि जो लिंक दी हुई है, उस लिंक को टच करके सीधे फेसबुक पर जाएँ। यदि नहीं जा सकते हैं, तो राष्ट्रीय काव्य रसिक मंच का फेसबुक का पेज देख लें या राष्ट्रीय काव्य रसिक मंच का फेसबुक ग्रुप देख लें या ये उस पे वॉल पे जाकर के आप ये काव्य पाठ लाइव चल रहा है, लाइव में देखें तो ये चल रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जी, तिवारी जी आगे बढ़ें। जी हाँ, बिछने लगे हैं बिस्तर दलान में। बिछने लगे हैं बिस्तर दलान में, बुजुर्गों के लिए नहीं कमरा मकान में। हाँ, बेटों को है नौकरी सरकारी,
बेटों को है नौकरी सरकारी, फिर भी दिखाते हर पल लाचारी। निकृष्ट स्वार्थ की मयान में तलवार दोधारी, जायदाद के लालच ने मति उनकी मारी। बाप के अर्जित संपत्ति पर अधिकार जताते गुमान में, बुजुर्गों के लिए नहीं कमरा मकान में। वो छोटी छोटी वो छोटी छोटी बातों का विस्तार करें, शब्द बाणों से प्रहार करें। हस्ताक्षर न करने की सजा मैंने पाई। अगर पुत्र पिता से यह कह दे कि आप जायदाद मेरे नाम कर दें, और पिता ऐसे करने से मना कर दे, तो उस पिता की क्या अवस्था होती है वो सुनिए। हस्ताक्षर न करने की सजा मैंने पाई, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। केवल घातक शूल ही दिखते उजड़े बगान में, बुजुर्गों के लिए नहीं कमरा मकान में। बहुत खूब है, बहुत अच्छी। घुमाया था जिनको उठाए बाह में, पिता का दर्द सुनिए। घुमाया था जिनको उठाए बाह में, कांटे बिछा रहे वही जीवन की राह में। जिनकी जरूरतें थी मेरी जिम्मेदारी, उन्हें मेरी बीमारी भी लगने लगी भारी। दवा का जिक्र तक नहीं खुद गर्ज बयान में, बुजुर्गों के लिए नहीं कमरा मकान में। और पिता पुत्र के मतभेद के बीच जो सबसे बुरी स्थिति होती है वह होती है माँ की। वह ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। तो बहुत प्रताड़ित होने के बाद वो माँ क्या सोचती है, वो बुजुर्ग कह रहे हैं, मेरी संगिनी लगा बैठी है मरने की आस। मेरी संगिनी लगा बैठी है मरने की आस, विचरती है ऐसे जैसे हो जिंदा लाश। थक गई आंखें उसकी करके प्रेम की तलाश। कपूतों का दुर्व्यवहार कैसे आए रास, कहती है मुझसे छोड़ाओ मुझे शमशान में, बुजुर्गों के लिए कमरा मकान में, बुजुर्गों के लिए। बहुत अच्छा आप लिखते हैं। अच्छा लगता है कि जब पहली रचना ऐसी है तो मुझे उम्मीद है आगे की रचनाएं जो मैं सुनूंगा वो बहुत ही गजब करने वाली होंगी, क्योंकि पहली रचना कोई साधारण रचना नहीं है। पहली रचना आमतौर पे अनगढ़ होती है और आपने बहुत गढ़ लिया है। चलिए मैं आगे चलता हूँ कि हमारे बीच में विकास झा साहब मौजूद हैं, शिवनाथ सिंह साहब बहुत पहले से ही मौजूद हैं। मैं पाठक साहब सहित विकास झा जी, शिवनाथ सिंह जी, मैं सभी को धन्यवाद। और भी अनेक कलमकार जुड़े हैं, चूंकि कमेंट ऊपर जा रहे हैं, मैं देख पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तमाम फेसबुक के कमेंट आ रहे हैं जिनको मैं बाद में उत्तर दूंगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप गीत लिखते हैं। हमारे बीच में सोमेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार हैं। तिवारी जी आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप कुछ अपना गीत सुनाओ, जैसा कि आप कहते हैं कि मैं गीत लिखता हूँ, तो जरा कुछ वानगी हमारे दर्शकों को हो जाए। और एक बात तिवारी जी बताऊं, इसके कवि जितने नायाब हैं उतने ही नायाब इसके दर्शक भी हैं, और नायाबों के बीच में हम दोनों लोग बैठे अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए जरा कुछ वानगी दीजिए हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल। तो आप मूलतः मेरी रचनाएं करुण रस की ही होती है, हालांकि मैंने श्रृंगार भी लिखा है। तो आप बताएं कि आप क्या सुनना चाहेंगे। आप जो सुनाना चाहेंगे बहुत अच्छा है जी। तो मैं सबसे पहले आपको एक रचना सुनाता हूं। शीर्षक है इंद्रधनुष की डोर। क्या बात। इंद्रधनुष तो दिखे गगन में, लेकिन उसकी डोर कहाँ है। इंद्रधनुष तो दिखे गगन में, लेकिन उसकी डोर कहाँ है। धरती के उस पार है शायद, लेकिन अंतिम छोर कहाँ है। लेकिन अंतिम छोर कहाँ है। यही हाल तो सच का भी है, कभी भी पूरा नहीं दिखता। यही हाल तो सच का भी है, कभी भी पूरा नहीं दिखता। पड़े रहते हैं झूठ के पर्दे, जो दिखता वही है बिकता। जुगनू से ही रोशन रात
जंगल में फैली यह बात, जुगनू से ही रोशन रात। जंगल में फैली यह बात, चांद गुमसुम खड़ा विरह में, निहारने वाला चकोर कहाँ है। इंद्रधनुष तो दिखे गगन में, लेकिन उसकी डोर कहाँ है। जबकि अपना सिक्का खोटा, फिर भी कौड़ी पर दोष मढ़े। जबकि अपना सिक्का खोटा, फिर भी कौड़ी पर दोष मढ़े। तोड़ दिए बच्चों के गुल्लक, फिर भी सपनों के कोश गढ़े। क्या बात, वाह। सूखने लगी नेह की कुप्पी, होठों ने भी साधी चुप्पी। सूखने लगी नेह की कुप्पी, होठों ने भी साधी चुप्पी। निर्दोष शक के दायरे में, लेकिन असली चोर कहाँ है। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत इंद्रधनुष बढ़िया, वाह। तो दिखे गगन में, लेकिन उसकी डोर कहाँ है। और अंतिम बंद है। बेबस संजय चुपचाप रहा, धृतराष्ट्र बजाते रहे गाल। बेबस संजय चुपचाप रहा, धृतराष्ट्र बजाते रहे गाल। वक्त तो कभी नहीं ठहरा, पर बेहद धीमी इसकी चाल। सत्य अंत में जीत ही आया, धर्म ग्रंथों ने यही बताया। सत्य अंत में जीत ही आया, धर्म ग्रंथों ने यही बताया। सुख की खोज शांति पर्व में, लेकिन थमता शोर कहाँ है। हाँ, इंद्रधनुष तो दिखे गगन में, लेकिन उसकी डोर कहाँ है। लेकिन उसकी डोर कहाँ है। तिवारी जी, आपका वाचन बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि आप डूब के गाते हो। और मैं जी कुछ धन्यवाद। आपको आपके आत्मीय लोगों से यहाँ दिखाता हूँ कुछ कमेंट, आप देखें जरा स्क्रीन पे। जी जी। पूजा प्रणव तिवारी जी, मैं स्वागत करता हूँ पूजा जी आपका, और आप आप नाम से समझ गए होंगे ये कौन है। मैं तो ऐसे जान गया, जब आगे प्रणव तिवारी लिखा तो ऐसे ही जान गया। जी पूजा जी जी, जी। आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में राकेश जी, राकेश रोशन जी जुड़े हुए हैं, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी जी, मैं देख पा रहा हूँ। गीतांजलि चौबे जी हमारे साथ हैं। मैं शिवनाथ सिंह को आप देख लें। जी जी। सोमेश तिवारी जी, सोमेश तिवारी आभारी। जी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर रचना, गायन उससे भी अच्छा है। धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिला ये काफी है मेरे लिए। हमारे साथ में एक ऐसे कलमकार जुड़े हैं, आर्यन सिंह साहब, जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आर्यन सिंह साहब, हमारे अब तक कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें आप पधारे नहीं है। आर्यन सिंह साहब, मैं मंच की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ, आलिंगन करता हूँ आपका। बहुत समय से पधारे हैं, और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मंच से जुड़े हुए जितने भी कलमकार हैं, चाहे वो फेसबुक पर कमेंट कर रहे हो, चाहे मेरे लाइव में कमेंट कर रहे हो, मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। लाइव तो फेसबुक पर भी चल रहा है, वहां भी जो कमेंट कर रहे हैं जी जी वो मैं जी। देख रहा हूँ, लेकिन मैं उनका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। निस्संदेह जब लाइव का कार्यक्रम समापन पे होगा तो मैं उत्तर दूंगा। तिवारी जी, मैं कुछ लाइन पे चलता हूँ। जी जी। आपका एक गीत सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही धैर्यता से आप पढ़े, जो कि एक गायन की परंपरा है कि धैर्य न टूटना चाहिए, ये आप इसमें निर्वहन कर ले गए। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मैं कुछ धन्यवाद। सवाल आप पूछता हूँ, फिर कुछ सुनूंगा। जी बिल्कुल सर। आपकी क्या कोई पुस्तक या साझा संकलन अब तक प्रकाशित हुई? यदि हाँ, तो उनके नाम बताएं। जी, मेरी अपनी पुस्तक तो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, और मैंने उसके लिए प्रयास भी नहीं किया है अभी तक। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छी कविताओं का संकलन और मेरे पास हो जाए, तो मैं उसके बाद उसमें आगे बढ़ूंगा उस क्षेत्र में। साझा संकलन, तो एक साझा संकलन में मैंने हिस्सा लिया था,
और वो प्रकाशित होकर के 2 साल पहले तकरीबन आ चुकी है। उसका शीर्षक ओ पिता नाम से वो पुस्तक है, और आदरणीय ईश्वर करुण जी उसके संपादक हैं। और एक दूसरा साझा संकलन जिसमें कि मैंने 10 कविताएं भेजी हैं। कितने कविताओं का चयन होगा तो या तो मैं नहीं जानता हूं, पर कम से कम 5 कविताओं का चयन होना चाहिए। वो अभी प्रकाशाधीन है, तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में वह भी आए। मैं मंच पर विकास झा साहब को, आर्यन सिंह साहब, सोमेश तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी हमारे साथ कई कलमकार जुड़े हैं जिनको मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तमाम कमेंट निकलते जा रहे हैं, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। मंच से जुड़े हुए समस्त लोगों को, समस्त साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे तरफ से भी तिवारी जी, मैं आपसे जुड़ता हूँ। आपको अनेक मंचों पर काव्य पाठ करने का मौका मिला होगा। जी। अब तक सबसे अच्छा मंच आपके लिए कौन काम कर पाया और कैसे? जी, यह तो बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ दिया। किसी एक मंच का नाम लेना तो मेरे लिए कठिन है, और उचित भी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है यह उचित भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के मंच पर मैं गया हूं। मेरा सौभाग्य है कि बहुत कम समय में ही मुझे ऐसा अवसर मिला, और 2 लोग मेरे जीवन में ऐसे आए जिन्होंने मुझे ऊपर उठाने में बहुत योगदान दिया है। मैं आभारी हूं उनका। चेन्नई में रहते हुए ईश्वर करुण जी, जो कि एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ मंच उपलब्ध करवाए। और ऑनलाइन के क्रम में मैं अनायास ही सुधीर भैया से मिल गया, सुधीर श्रीवास्तव जी, और उनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, और उन्होंने मुझे बहुत सारे लाइव मंचों से जोड़ा जिनमें ऑनलाइन कार्यक्रम होता है। और मैंने बहुत सारे मंचों पर काव्य पाठ किया है, एकल काव्य पाठ भी किया है, और कभी सम्मेलन में, गोष्ठी में इसमें भी हिस्सा लिया है। कई सम्मान पत्र भी प्राप्त हुए हैं, तो मैं उन सभी का आभारी हूँ। मैं ऐसे तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि मुझे कौन सा मंच ज्यादा अच्छा लगा, सभी अपने आप में श्रेष्ठ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया है कि एक कवि की परंपरा का आप निर्वहन कर रहे हैं। यद्यप मन में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें कह नहीं सकते। हालांकि आप बेबाक नहीं कह पाए, लेकिन अच्छी बात है, ये भी एक परंपरा है जिसका आप निर्वहन कर गए। आपको बेबाक कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अच्छी परंपरा है। मैं आपका मैंने समर्थन करता हूँ। जी, धन्यवाद। हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि आप कुछ हमें इस कड़ी में सुनाएं। तो आप गीत लिखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक कोई गीत जो इस जरूर वक्त का जरूर। लिखा हो या इसके आसपास का लिखा हो या ताजा हो, आप सुना सकते हैं। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। स्वागत कुछ है। अलग हटकर, कुछ अलग विषय पर मैंने लिखने का प्रयास किया था, तो मैं आपको वही सुनाता हूँ। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि घर में पति पत्नी के बीच या कई रिश्तों में कभी कभी लोग थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं लोग। और वैसे स्थिति में लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर सामने वाला वो उस ढंग से रिएक्ट ना करे, थोड़ा प्यार से अगर वो उस बात को संभाल ले, तो बात आगे बढ़ने से रुकती है। ऐसा सभी लोग अपने अपने रिश्तों में महसूस करते हैं। तो इसी को केंद्रित करके मैंने यह गीत बनाया है। बिल्कुल एक समाज को एक अच्छी सीख है, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई दूसरा आप पर गुस्सा रहा हो तो आपको शांत होना चाहिए, अगर आप किसी पर गुस्सा रहे दूसरे को शांत होना चाहिए। तो इसको लेते हुए मैंने यह गीत लिखा है। शीर्षक है गुस्से को नाम दो। गुस्से को नाम दो। अगर आलिंगन मेरा प्यार है तो, अगर आलिंगन मेरा प्यार है तो, मेरे गुस्से को भी कुछ नाम दो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। और जब जब ऐसी स्थिति होती है, मामला तुरंत शांत हो जाता है। अगर आलिंगन मेरा प्यार है तो,
मेरे गुस्से को भी कुछ नाम दो, जब वाह व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। अब मैं कारण बताता हूं कि लोगों को गुस्सा क्यों आता है। चेतना और अवचेतना में दबी है अनंत कहानियां। चेतना और अवचेतना में दबी है अनंत कहानियां। कुछ किस्सों में हसीन यादें, कुछ में घातक बेईमानियां। प्रचंड गाथाओं के आघातों से अक्ल पे गिरने लगते ठनके, बिखरने लगते टूट टूट कर मन की माला के प्यारे मन के। चढ़ने लगता ऊपर कोप, पकड़े भ्रम जाल का घेरा। चढ़ने लगता ऊपर कोप, पकड़े भ्रम जाल का घेरा। चिंतन में दृष्टि का लोप, बढ़ने लगता घना अंधेरा। क्या बात है, अगर बहुत दिन गहरे लिखे हैं आप, ढलते बहुत अच्छा ही लिखते हैं। अगर दिन ढलते ही तम छाए तो, अगर दिन ढलते ही तम छाए तो तुम मद मस्त सुहानी शाम दो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। आर्यन सिंह जी लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैं आभारी हूँ सर, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप देखें और कमेंट देखें तिवारी जी, हमारे बीच जी में जी, मैं 500 देख रहा हूँ, आवाज सुन चुके हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं सभी कमेंट्स को देख रहा हूँ। निसंदेह कार्यक्रम के पीएन समापन में मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा। पीएन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जी। शुरू करें। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी कविता के क्रम में। चाहता तो नहीं हूं पर क्रोध आ ही जाता है। चाहता तो नहीं हूं पर क्रोध आ ही जाता है। धूप से चिढ़कर गगन में बादल छा ही जाता है। बरसने के आवेग में थमना भूल जाता हूं। भाव समर्पण का मगर नमना भूल जाता हूं। यूं तो हरना चाहता हूं मैं धरा के ताप को। यूं तो हरना चाहता हूं मैं धरा के ताप को। पर भुगतना पड़ता है पंकिल सतहों के शाप को। अगर मैं शापित घन बनूं तो, अगर मैं शापित घन बनूं तो तुम बहते पवन से काम लो। जब हाँ, व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। जब क्या व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। धन्यवाद। आपके इस गीत को सुन करके मुझे अपनी ही 4 लाइनें याद आई हैं, जी जी, स्वागत है। मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम तो कब से खड़े दुआरे हैं, हाँ, हम तो कब से खड़े दुआरे हैं, कब से रास्ता तेरा निहारे हैं। जब भी चाहें गुलाब दे जाएं, हम तो हमदम हुए तुम्हारे वाह, हैं, हम तो हमदम हुए तुम्हारे हैं। इसी कड़ी का एक और सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल। खामखा तुम मुझे जलाते हो, बेवजह तुम मुझे रुलाते हो। मुझसे जब बात ही नहीं करनी, तो मुझे किस लिए बुलाते हो, वाह वाह, क्या तो कहने सर। मुझे किस
लिए बुलाते हो। आज हमारे बीच में प्रणय तिवारी जी मौजूद हैं और बहुत ही शानदार प्रश्नों का उत्तर आप दे रहे हैं। बेहिचक, बेझिझक, बेबाक टिप्पणी से मन खुश होता है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप राष्ट्रीय काव्य मंच से कैसे जुड़े और इस मंच को कैसे जाने? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सुधीर भैया से संपर्क में हूँ, आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, और पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल से मैं उनके संपर्क में रहा हूँ और उन्होंने मेरा काफ़ी ध्यान रखा है एक छोटे भाई की तरह। तो उन्हें जो भी उचित मंच लगता है, वो उससे मुझे जोड़ते हैं और वो पहले ही मुझे ऐसा कह चुके हैं, आप इस मंच से जुड़िए, आप इसके कार्यक्रमों को देखिए, अगर आपको इसमें अच्छा लग रहा हो, आप रहना चाहें, तो आप रहें और अगर आपको नहीं जम रहा हो, तो आप बेहिचक बाहर निकलें। आप ऐसा ना सोचें कि मैंने आपको जोड़ दिया है, तो आपके रहना बाध्यता है। तो ये उनका बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। बहुत सारे मंचों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसी कड़ी में उन्होंने काव्य रसिक मंच से भी मुझे जोड़ा। हालाँकि मैं अपनी व्यस्तता के कारण इस मंच के कई कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाता हूँ। मैंने अभी तक मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मैंने एक बार कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया और ये दूसरा संयोग है। और लेकिन मैं इसके कार्यक्रमों को देखता हूँ और सभी मैसेज को पढ़ता भी हूँ। मुझे ये मंच अरे अच्छा जी, अब तक आपने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। जी, जैसा कि आप बताए साझा संकलन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं। जी। आपकी कोई ऐसी रचना जो आपको बार-बार गुनगुनाने का मन करता है, वो रचना सुना दें? अ, हालाँकि अपनी रचनाएँ तो सभी पसंद आती हैं। एक रचना जो मैं जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पहले केवल तुकांत लिखता था, उसे गीत के रूप में नहीं ढाल पाता था, वो क्षमता मुझ में उस समय नहीं थी। धीरे-धीरे एक कविता मैंने ऐसा लिखा जिसे लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इसमें कुछ शब्दों का हेर-फेर किया जाए तो ये लयबद्ध हो सकता है। तो मैंने प्रयास किया और उसे मैंने लयबद्ध बनाया और पहली बार जब अपने मित्रों को और भी जानने वाले लोगों को उसे सुनाया, तो उन्होंने हृदय से इसका स्वागत किया। स्वाभाविक रूप से किसी को भी गीत सुनना पसंद आता है। तो ये रचना मैंने कई लोगों को पहले भी सुनाई है, मैं आपको वही सुनाता हूँ। क्योंकि मैंने इसे कई बार सुनाया है जी। तो इसके बोल भी मुझे याद रहते हैं। शीर्षक है प्रेम रंग। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको सुनाऊं? हाँ, स्वागत है। जी, जी, जी। शीर्षक है प्रेम रंग। इसमें मैंने प्रेम के अलग-अलग पहलुओं को, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रेम तो किसी को भी किसी के प्रति हो सकता है। अ अ, चाहे वो हम उम्र के साथ हो, अपने से बड़े के साथ हो, अपने से छोटे के साथ हो, संबंधियों के साथ हो, प्रकृति के साथ हो, देश के प्रति प्रेम हो। प्रेम तो असीमित है। तो इसमें मैंने कुछ प्रेम के कुछ रूपों का वर्णन करना चाहा है और मैंने बताना चाहा है कि जिस पर एक बार प्रेम का रंग चढ़ जाए, फिर उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। तो आप क्या सुने? बात है! लगता है दिल के चोट खाए हुए हो। नहीं, नहीं चोट बिल्कुल नहीं लगा। कोई चोट नहीं है, मैंने तो स्वागत सभी तरह के प्रेम का वर्णन किया। स्वागत है। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि रंग बदलती इस दुनिया के, रंग बदलती इस दुनिया के, हर अंग पर नवरंग लगेगा। रंग बदलती इस दुनिया के, हर अंग पर नवरंग लगेगा। पर जिस पर प्रेम का रंग जमा हो, उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा। जिस क्या पर बात है! प्रेम का रंग जमा हो, उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा। और कुछ प्रतीकों के माध्यम से, कुछ ग्रंथों में जिन कथाओं का वर्णन है, उन कथाओं के माध्यम से। मायावी ने जिसे अकेला माना, रामायण काल की ये घटना। मायावी ने जिसे अकेला माना, बुना रूप रंग का ताना बाना। मायावी ने जिसे अकेला माना, बुना रूप रंग का ताना बाना। नाक कान बिन लज्जित होकर महगा पड़ा पर पुरुष रिझाना। उर्मिला के त्याग से गर्वित लक्ष्मण, उर्मिला के त्याग से गर्वित लक्ष्मण, कैसे सुर्पनखा का चित्र गढ़ेगा।
जिस पर प्रेम का रंग जमा हो उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा, जिस बहुत पर अच्छा, प्रेम वाह। का रंग जमा हो। और इसी कड़ी में जनशंका की दिशा मोड़कर, कुटिल कुमाता से नेह तोड़कर, जनशंका की दिशा मोड़कर, कुटिल कुमाता से नेह तोड़कर, मुनि बनकर नंदीग्राम से राज करे राजधानी छोड़कर, राम के वापस आने पर ही, राम के वापस आने पर ही भरत के राज्य में दीप सजेगा, जिस पर प्रेम का रंग जमा हो उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा, जिस पर प्रेम का रंग जमा हो उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा। जो आया सखियों को समझाने, आप महाभारत काल में आ जाइए, जो आया जी सखियों को समझाने, गोपियों से माधव का मोह छुड़ाने, द्वापर की घटना, जो आया सखियों को समझाने, गोपियों से माधव का मोह छुड़ाने, ज्ञानामृत प्रेम सागर में मिलकर लगा अपना अस्तित्व भुलाने, जिन्हें पढ़ाने आया उद्धव, जिन्हें पढ़ाने आया उद्धव, उन्हीं से नया पाठ पढ़ेगा, जिस पर प्रेम का रंग जमा हो उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा। कान्हा की मुरली का स्वर जिसे सुनाई पड़ता अक्सर, कान्हा की, जिन्होंने कभी शाम को देखा नहीं, कान्हा की मुरली का स्वर जिसे सुनाई पड़ता अक्सर, राज रानी होकर भी मीरा गिरधर संग भटकती दर दर, उर अंतर भक्ति का अमृत, उर अंतर भक्ति का अमृत उस पर विष क्या असर करेगा, जिस पर प्रेम का रंग जमा हो उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा। और दो इसके बंद और हैं, हो राणा प्रताप या वीर शिवाजी, आन पर लगाए प्राण की बाजी, हो राणा प्रताप या वीर शिवाजी, आन पर लगाए प्राण की बाजी, स्वराज का अलख जगाकर रक्त से माता की चूनर साजी, वीरों की गाथा दोहराने से ही, वीरों की गाथा दोहराने से ही मां के मस्तक पर रत्न जड़ेगा, जिस पर प्रेम का रंग जमा हो उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा। और सबसे अंतिम सुनिए, शांतिपूर्ण जन आंदोलन लाकर या क्रांति की मशाल जलाकर, शांतिपूर्ण जन आंदोलन लाकर या क्रांति की मशाल जलाकर, विद्रोही हो या सत्याग्रही दम लेंगे परतंत्र विचार हटाकर, मातृभूमि का जागृत मानस, मातृभूमि का जागृत मानस पाश्चात्य का राज नहीं सहेगा, जिस पर प्रेम का रंग जमा हो उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा, जिस पर प्रेम का रंग जमा हो उस पर क्या कोई रंग चढ़ेगा। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मैं एक मुक्तक आपको सुनाऊं कि जी जी। गुनगुनाती है बांसुरी बैरन, गुनगुनाती है बांसुरी बैरन, फिर रुलाती है बांसुरी बैरन, नाम लेकर मुझे बुलाती है, दिल जलाती है बांसुरी बैरन। लगता है प्रणव तिवारी जी भी दिल जले हैं आज, जो इनके भी तो सुना रहे हैं, उसमें आपकी कहीं न कहीं हृदय की पीड़ा जो एक कवि के हृदय में स्वाभाविक रूप से विराजती है, ये आपके अंदर दिखती है। ये बहुत ही अच्छी बात, जब तक पीड़ा है तभी तक गीत लिखा जा सकता है।
जी क्योंकि कहा है हृदय से उपजा होगा गान तब, जब कोई कोई गान तभी उपजता है जब कोई अनजान पीड़ा होती है, और वैसे कुछ हो नहीं पाता है। मैं तिवारी जी अपने बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार पीएन श्रीवास्तव जी, जो प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी जी, मैं स्वागत सभी है। को धन्यवाद देता हूँ। शिवनाथ सिंह साहब को तो बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। बहुत विकास झा साहब को धन्यवाद देता हूँ, सोमेश तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी जो कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, मैं सबका उत्तर दे नहीं पा रहा हूँ। निसंदेह कार्यक्रम के समापन के बाद सभी का निश्चित रूप से मेरे स्वभाव में, मेरी आदत में उत्तर देता रहता हूँ। जी, मैं भी तिवारी जी, प्रयास करूँगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी। पुराने कलमकारों में कोई ऐसा कलमकार है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद किया अथवा नहीं? क्या कहना जी हाँ, चाहेंगे आप? जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि चेन्नई शहर में रहते हुए काव्य लेखन तो मैंने प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये समस्या थी, मैं यह जान नहीं रहा था कि यहाँ पर कवि सम्मेलन कहाँ होते हैं, अगर होते भी हैं, और पता नहीं, मुझे कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मैंने कई पत्र-पत्रिकाओं में भी पढ़ने का प्रयास किया, पर इससे संदर्भ में स्पष्ट जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई। संयोग ऐसा हुआ कि एक मित्र के यहाँ मुझे एक वरिष्ठ कवि, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, ईश्वर करुण, शायद आप में से कुछ लोग जो इस आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शायद उनको जानते हों, काफ़ी वरिष्ठ कलमकार हैं, ईश्वर करुण। तो उनसे मुझे अनायास ही मैं उनसे मिला, और उस दिन तो मैं उनसे नहीं बात कर पाया, फिर मैंने उनका नंबर लेकर के उनसे संपर्क साधा, और उन्होंने अपने घर पर बुलाया, मैं जा कर के उनसे मिला, अपनी कुछ रचनाएँ उन्हें सुनाई, और सुनने के बाद उन्होंने ऐसा मुझे आश्वासन दिया कि आप अच्छा लिख रहे हैं, मैं आपको मदद करूँगा इस क्षेत्र में। और उन्होंने मुझे कुछ मंच भी उपलब्ध करवाए। चेन्नई शहर में रहते हुए मेरे लिए ये एक दिवा स्वप्न के समान था, जो कि शीघ्र ही मेरा पूरा हुआ। और इसके अलावा मैंने दूसरा नाम जो आपको पहले ही बताया है, सुधीर श्रीवास्तव भैया से मिल कर के मुझे उनसे भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है, और अब आप भी मिल गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अब जैसे आप ही ले लीजिए, मैंने तो केवल आपके मंच पर एक बार काव्य पाठ किया, और आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप नए कलमकारों को आप कोई आज के दौर में संदेश देना चाहेंगे? वो अपने अ, लेखन के लिए क्या करें? नए कलमकार अपने लेखन के लिए क्या करें? 1 मिनट, मेरे स्क्रीन पर कुछ आ गया, मैं उसे थोड़ा हटा लूँ। जी। मैं स्वयं ही नया कलाकार हूँ, तो मैं नए कलमकारों को क्या कह सकता हूँ, ये तो पता नहीं। लेकिन फिर भी जब आपने यह प्रश्न पूछा है, तो मैं अपने बंधुओं को जो अभी इस क्षेत्र में नए-नए आए हैं, उनसे मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, पर बहुत ज़्यादा ना लिखें। बहुत ज़्यादा लिख के, लिखने के पहले मुझे ऐसा लगता है, एक बार यह सोचना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ, उसमें कोई संदेश निहित है या नहीं? अगर संदेश नहीं है कुछ भी, तो वो लिखना व्यर्थ हो जाता है। वो मैं 1-2 ग्रुप पर डालने के बाद वो पोस्ट फिर कहाँ चला जाएगा, कुछ लोग उसको पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो बेहतर होता है कुछ समय लेकर के और कुछ सार्थक लिखा जाए। जी, जी। बहुत अच्छा, बहुत बेबाकी से आप उत्तर दे रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कहने में ना तो रुके हैं, क्योंकि रुकता आदमी वहाँ पे है जहाँ कुछ शब्दों को गढ़ता है। जो सत्य होता है उसमें कुछ ढूँढना-पढ़ना नहीं होता है। जी। और बहुत ही अच्छा जो है आप बोल रहे हैं। देखिए, एक टिप्पणी जो है बहुत अच्छी, हमारे पीएन श्रीवास्तव साहब जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं। बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं। हमेशा कार्यक्रम में आप आते हैं, और जबकि आप अक्सर अस्पताल में होते हैं या तमाम दिक्कतें होती हैं, तब भी किसी पीड़ित की सहायता कर रहे होते हैं, तब भी आप आ जाते हैं। इसके लिए मैं पीएन श्रीवास्तव जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे तरफ से भी उनका आभारी हूँ मैं सर। मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछूँ, जी। इसके बीच में हमारे जो दर्शक हैं, वो लिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनको मैं बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ, क्योंकि खाना बनाने वाले को पता है चावल टटोल के कि वो कितना पका है, वो जान जाता है। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि आप गीत लिखते हैं,
जी तुकांत रचनाएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं। मैं तुकांत रचनाएं नहीं सुनूंगा, क्योंकि जी इस पटल पे जो हमारे कविगर जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, श्रेष्ठ कवि हैं। जी कुछ जी ही कवि इसमें जो है नए कलमकार हैं, बाकी सब बड़े कलमकार हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनके बीच में हम आप पढ़ रहे हैं और वो सब हमें आपको पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि आपका कोई एक गीत हो जाए। जी बिल्कुल, आपका आदेश। मैं कुछ अलग गीत आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। एक श्रृंगार रस की कविता है, गीत है, और एक तो मैं श्रृंगार रस, चूंकि मैंने अभी तक इस पटल पर श्रृंगार रस की कविता नहीं सुनाई, तो मैं एक सुनाता हूँ पहले। क्या बात है, जोरदार स्वागत है। जी जी धन्यवाद। मुझे जैसा पता है कि आप भी श्रृंगार की कविताओं को पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं पहले एक श्रृंगार की कविता आपको सुनाता हूँ। हाल में लिखी हुई रचना है। भूमिका स्वागत है। इतनी है, एक नायक किसी सार्वजनिक जगह पर अपनी नायिका से मिलता है, खुलकर दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन वो आसपास के ही दृश्यों से कुछ बिंब उठा करके और वो उसकी उपमा नायिका को दे रहा है। वो किसी चांद और तारे की बात नहीं कर रहा है, जो उसे नजर आ जा रहा है बस उससे अपनी प्रेमिका की उपमा दे रहा है। तो आप सुने, एक मेले में वो है। जितना आकर्षक दिखता है हाँ। उड़न खटोला मेला में, जितना आकर्षक दिखता है उड़न खटोला मेला में, उतनी आकर्षक लगती तुम मधुर मिलन की बेला में, उतनी बहुत सुंदर। आकर्षक लगती तुम मधुर मिलन की बेला में। कई चेहरों से टकरा कर तुम पर ही टिकती नजरें, कई चेहरों से टकरा कर तुम पर ही टिकती नजरें, जैसे चढ़कर धारा पर सिंधु तट तक आती लहरें। जब भी अपनी बाह पसारी हवाओं ने दी खबर तुम्हारी, जब भी अपनी बाह पसारी हवाओं ने दी खबर तुम्हारी, जितना आकर्षक दिखता है साहिल मौजों के रेला में, उतनी आकर्षक लगती तुम मधुर मिलन की बेला में, क्या बात उतनी है, बहुत बढ़िया। आकर्षक लगती तुम मधुर मिलन की बेला में। मिलन की आस में हमने सपनों का ही बीज बोया, मिलन की आस में हमने सपनों का ही बीज बोया, यादों की नहर मोड़ कर सूखी धरती को भिगोया। प्रकृति संग पुरुषार्थ का वंदन हो आवृत सतहों पर स्पंदन, प्रकृति संग पुरुषार्थ का वंदन हो आवृत सतहों पर स्पंदन, जितना आकर्षक दिखता है अंकुर मृतिका के ढेला में, उतनी आकर्षक लगती तुम मधुर मिलन की बेला में, उतनी आकर्षक लगती तुम मधुर मिलन की बेला में। और अंतिम बंद है। नयनों की है अपनी बोली, यही है जग की आदि भाषा, नयनों की है अपनी बोली, यही है जग की आदि भाषा, शब्द नहीं है इसमें कोई पर मुखरित होती अभिलाषा, सम्मोहन में जब दोनों मीत सब हारने वाले की ही जीत, क्या बात है। सम्मोहन में जब दोनों मीत सब हारने वाले की ही जीत, जितना आकर्षक दिखता है पुरस्कार विजेता खेला में, उतनी आकर्षक लगती तुम मधुर मिलन की बेला में,
उतनी आकर्षक लगती तुम, मधुर मिलन की बेला। धन्यवाद। आपके गीत को सुन करके मैं 2 लाइनें अपनी सुनाता हूँ आपको। जी, जी। शायद आप जो कहना चाह रहे हैं वो 2 लाइनों में है। मेरा चैन चुराया, मेरी नींद उड़ाई, दिल को घायल करने गोरी कहाँ से आई, मेरा चैन चुराया। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। हमारे साथ में बहुत बड़े-बड़े और बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आ रहे हैं। आप एक कमेंट देखें, पीएन श्रीवास्तव जी ने लिखा है। ज़रा ध्यान दें, स्क्रीन पे आपके सामने है। हमारे साथ में धन्यवाद, शिवनाथ सिंह धन्यवाद। जी ने मैं कृतज्ञ शिवनाथ हुआ। जी शिवनाथ सिंह जी ने एक कमेंट लिखा है, ज़रा आपके सामने है, देखें। जी, जी। मधुर मिलन की बेला मैं आभारी हूँ सर। प्रणाम। हमारे साथ आर्यन सिंह साहब का एक कमेंट सामने है। संक्षिप्त पर गजब। धन्य हुआ मैं। बहुत बहुत अच्छे कमेंट आपको प्राप्त हुए हैं। बहुत ही कम कलमकार बेहतर कमेंट प्राप्त कर पा रहे हैं। आप इसमें सफल हो गए। मैं पटल की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ। तिवारी जी, प्रश्न के अगले पड़ाव की तरफ हम चलते हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यह जो गीत अभी आप गा रहे थे, यह गीत आपने अपनी पत्नी को सुनाया? यदि हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? यह गीत, कोई भी गीत जब मैं पहले लिखता हूँ, तो मेरी पत्नी ही स्वाभाविक रूप से मेरी पहली श्रोता होती है, तो मैंने उन्हें ही सुनाया। तो जहाँ तक प्रतिक्रिया की बात है, तो वो मैं आपको कैसे बताऊँ? सभी पत्नियों की तरह उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो नहीं लिखे हैं। पर मैंने उनके लिए लिखा है। आम तौर पे यही होता है। आम तौर पे यही होता है। कोई बात नहीं, आपकी पत्नी जी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि कवि का हृदय बहुत नाजुक होता है। वो जो संवेदनाओं को देखता है, सुनता है, वो लिखता है, एक यूनिवर्सल लिखा जाता है। लेकिन अगर पत्नी को कवि सुनाता है, तो निस्संदेह वो बहुत ईमानदार कवि है। और प्रणव जी, इस मामले में मैं गारंटी देता हूँ कि इस मामले में बहुत ही जी, अच्छे लगते हैं। मैं सभी और कविता सर्वप्रथम अपनी पत्नी को सुनाता हूँ। अच्छी बात मेरी है। 2 बहन जो कि पारखी हैं, मैं उन्हें भी पहले सुनाता हूँ, उसके बाद ही मैं कहीं इसे पोस्ट करता हूँ। तिवारी जी, मैं आगे चलता हूँ। आप हमको एक चीज़ बताएँ कि आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? और आपने अपनी पत्नी को सबसे पहले कहाँ देखा? फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? अरेंज मैरिज है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। और पारिवारिक सहमति से हमारा एंगेजमेंट तय किया गया था। शादी के पहले, शादी के तकरीबन 5 महीने पहले एक एंगेजमेंट का डेट फिक्स किया गया था, तो पहली बार मैंने उनसे वहीं पर देखा। जी। फिर प्रतिक्रिया क्या रही? प्रथम दृष्टया क्या प्रतिक्रिया रही? बाद में तो शादी हो ही गई। बस चूँकि सबकी सहमति थी और निश्चित रूप से उस समय जब मैं ईमानदारी से बताऊँ, मैं अपने परिवार को विशेष महत्व देता आया हूँ शुरू से, तो इसमें कहीं दूसरा कुछ था ही नहीं। ये पहले से था कि वो तो अच्छा ही करेंगे और मैं बहुत ही गर्व के साथ, आत्मसंतुष्टि के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा चुनाव किया। आर्यन सिंह साहब एक प्रश्न कर रहे हैं और आर्यन सिंह साहब पटल ये पर ये सहमत भी हो एक रहे हैं। अनिवार्य प्रश्न है। जी सर। देखिए, हम लोग पारिवारिक व्यक्ति हैं, परिवार को लेके चलते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे साथ में विष्णु मीणा जी का एक कमेंट आपके सामने है, ज़रा देखें। नखरे भी उठाओ। बहुत नखरे अच्छा बीवी कमेंट है। उठाओ, मीठा मीठा जी, पावन बन जाओ। मैं उठाता आया हूँ, उठाने के लिए तैयार रहता हूँ। हमारे धन्यवाद। साथ में पीएन श्रीवास्तव साहब का एक कमेंट देखा है, फिर मैं आपसे चलता हूँ। भाई, ये तो श्रोता है, जो मन में आता है सो लिखते हैं। और
पीएन श्रीवास्तव जी एक दिल जले हैं, इनको जो है सबको दिखता है दिक्कत है। पीएन श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं और जी बहुत ही जी मिलनसार है, बहुत ही हंसमुख है। मैं इनके साथ रुका हूँ, रहा हूँ, जानता हूँ। इनके साथ हम दूसरे प्रदेशों में कब सम्मेलनों में गए हैं। पीएन जी साहब जी जो है अच्छे हैं। और आर्यन सिंह साहब का कमेंट देख लीजिए। और मेरे साथ में 3 मिनट बिल्कुल। आपके लिए शेष बचे हैं। जी आप हाँ। 3 मिनट में यदि कोई रचना सुना सकते हो तो सुना दें। बिल्कुल, मैं आपको छोटी रचना सुनाता हूँ। जी, स्वागत है। एक मैंने लिखा, फटे ढोल की तरह बजो मत। फटे मैं इसे शुरू करता हूँ। वैसे लोग जो कि यहाँ की बात वहां पर अक्सर पहुंचाया करते हैं, उन्हें मैंने हिदायत दी है कि ऐसा ना करें, ये अच्छी आदत नहीं है। डरे लोग की तरह कहो मत, डरे लोग की तरह कहो मत, कहना हो तो करो विचार। फटे ढोल की तरह बजो मत, बजना हो तो बनो सितार। फटे ढोल की तरह बजो मत, बजना हो तो बनो सितार। यहाँ की बातें वहां पहुंचाना, यह तो कोई कर्म नहीं। यहाँ की बातें वहां पहुंचाना, यह तो कोई कर्म नहीं। बिना अर्थ के गाल बजाना, गीता में वर्णित धर्म नहीं। मत करो मत्सरों की भक्ति, पहचानो शब्दों की शक्ति। मत करो मत्सरों की भक्ति, पहचानो शब्दों की शक्ति। रटे बोल की तरह झड़ो मत, रटे बोल की तरह झड़ो मत, झड़ना हो तो बनो फुहार। फटे ढोल की तरह बजो मत, बजना हो तो बनो सितार। टूटे क्या सांचों में ढलने से ढहने लगती असली पहचान। टूटे सांचों में ढलने से ढहने लगती असली पहचान। मुंह में आंखें मूंदने से जाता रहता अपना सम्मान। भले अति गाढ़ी हो प्रीति, गूंगी बहरी नहीं हो नीति। भले अति गाढ़ी हो प्रीति, गूंगी बहरी नहीं हो नीति। गले मोम की तरह दहो मत, गले मोम की तरह दहो मत, दहना हो तो बनो अंगार। फटे ढोल की तरह बजो मत, बजना हो तो बनो सितार। फटे ढोल की तरह बजो मत, बजना हो तो बनो सितार। और अंतिम बंद है, कोई करे स्वागत उपयोग तुम्हारा, करो इसे स्वीकार नहीं। कोई करे उपयोग तुम्हारा, करो इसे स्वीकार नहीं। मनुष्यता को नहीं शोभता किंकर सा व्यवहार कभी। खुद सौंप पराए हाथ में रास, व्यर्थ है सरपट चाल की आस। खुद सौंप पराए हाथ में रास, व्यर्थ है सरपट चाल की आस। मथे घोल की तरह बहो मत, मथे घोल की तरह बहो मत, बहना हो तो बनो बयार। फटे ढोल की तरह बजो मत, बजना हो तो बनो सितार। फटे ढोल की तरह बजो मत, बजना हो तो बनो सितार। बजना क्या हो तो बनो सितार। धन्यवाद। आपकी कविता से 4 लाइनें मुझे याद आ गई, मेरी अपनी ये लाइनें हैं। जी जी भैया। कोकिल तान सुनाई दे तो आ जाना दिल पर, हवा बसंती चल जाए तो आ जाना दिल भर। और तुम्हें मैं क्या समझा दूं, समझदार हो जी। याद हमारी आ जाए तो आ जाना दिल भर। वाह वाह। याद हमारी आ जाए तो आ जाना दिल भर। आर्यन सिंह साहब, पीएन श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, विश्व मीरा जी,
विकास झा साहब, आर्यन सिंह साहब, बहुत से शिवनाथ सिंह साहब, बहुत से कलमकार हमारे पटल पे जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं और बहुत ही प्यारी प्रतिक्रिया के लिए मंच पर पधारने के लिए भी आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे बीच में प्रणव तिवारी जी चेन्नई से हाजिर हुए। प्रणव तिवारी जी, मैं मंच पर पधारने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बेहतर आप अच्छा लिखते हैं और मुझसे बेहतर आप वाचन भी करते हैं और ये आपकी अच्छाई है कि आप अपने आप को एक नन्हा कलमकार, नया कलमकार और ये सब कहते हैं, ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में कई कलमकार जो जुड़े हुए हैं, जिनके मैं कमेंट फेसबुक पर सीधे गए हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं समय पा कर के उत्तर दूँगा और तिवारी जी धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देता हूँ जो इस मंच पर पधारे हमारे रसिक श्रोता जी हैं, उन जी सबको जी। धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक उससे बेहतर बड़ा धन्यवाद देता हूँ आपके दोस्तों को और आपकी पत्नी को, जो अपना समय निकाल कर के मंच पर आईं और और अपनी प्रतिक्रिया दी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आभार। जय हिंद। आभार।